Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारा सेशन चल रहा है यूट्यूब पे स्पेशल आरएमएल के अकॉर्डिंग। इस सेशन में हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं उनको हम सोल्व करते हैं। साथ साथ में उन टॉपिक्स को भी हम पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं कि यहीं पे कंप्लीट करवा दें, और उन टॉपिक्स में से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, जो क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है आगे एग्जाम में, उसको भी हम सोल्व करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो सेशन रहता है, और सेशन जो है हमारा ना केवल आरएमएल के लिए बल्कि ये जो है सेशन हमारा पीजीआई के लिए, एसजीपीजीआई के लिए, नोट से 23 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है अकॉर्डिंग टू आरएमएल एग्जाम, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ आरएमएल हम वहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है अपन कंडक्ट करवा रहे हैं, जो कि एकदम रीजनेबल प्राइस में, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में हमने रखा है, ताकि एवरी स्टूडेंट जो है उसको बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर पाए, अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाए यहाँ पे। ठीक है, तो आप उनको भी आप बाय करके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ में वहाँ पे भी हमने अच्छे रेशनल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आप वो भी आप समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। वॉट इज द प्राइमरी गोल फॉर द केयर ऑफ ए क्लाइंट हु इज इन शॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक क्लाइंट है जिसको क्या कंडीशन अराइज हो चुकी है, शॉक की कंडीशन यहाँ पे अराइज हो चुकी है। तो यहाँ पे अब इस कंडीशन में अपन उसका प्राइमरी गोल अपना क्या रहेगा, ये पूछा है। शॉक की कंडीशन में प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास में, अचीव एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, हमारी जो बॉडी के अंदर जो टिश्यू परफ्यूजन है उसको एडिक्वेट रखना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रिजर्व रीनल फंक्शन, हमारी बॉडी में जो रीनल फंक्शन जैसे फंक्शन करता आ रहा है उसको उसी तरीके से जो प्रिजर्व करके रखना है, वापस मेंटेन करना है। ऑप्शन सी, प्रिवेंट हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। ठीक है, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया से यहाँ पे क्या करना है, प्रिवेंट करना है पेशेंट को। डी क्या है, मेंटेन एडिक्वेट वस्कुलर टोन, यहाँ पे जो वस्कुलर जो टोनिसिटी है उसको यहाँ पे जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। सो ड्यूरिंग शॉक की कंडीशन में कौन सा हमारा जो प्राइमरी गोल रहना चाहिए। सबसे पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं शॉक के बारे में। शॉक कंडीशन होती क्या है। शॉक मीन्स, शॉक का मतलब होता है सडन ड्रॉप इन ब्लड फ्लो थ्रू आउट बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या हो जाना, सडनली यहाँ पे जो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉक की कंडीशन में आ जाना। मीन्स क्या हो गया, अपना जो हार्ट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉपर ब्लड को पंप आउट नहीं कर रहा है। मतलब क्या देखने को मिल सकता है, सडन फॉल आउट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जो हार्ट है वो यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ बहुत सारे जो कॉजेज हो सकते हैं, तो इन कॉजेज के अंदर अपन क्या कॉज देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसी भी ट्रॉमा की कंडीशन में जो ब्लड लॉस हो गया हो, उसके बाद में कोई पॉइजनस कंडीशन की वजह से, उसके बाद में कोई इन्फेक्शन की वजह से, उसके बाद में कोई न्यूरल जो डिसऑर्डर्स की वजह से यहाँ पे शॉक वगैरह अराइज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया हमारा जो इन्फेक्शन के बाद में अपन बात कर लेते हैं बर्न की वजह से। तो ये कुछ कॉज होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे अपनी बॉडी का जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलेटरी फेलियर जो की कंडीशन यहाँ पे अराइज हो जाती है। ठीक है, बेसिकली अपन वन वर्ड में अगर अपन शॉक को डिस्क्राइब करें तो ये क्या हो जाएगा, शॉक के अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने जो बहुत सारे कॉजेज हैं इनमें से किसी भी कॉज की वजह से ये चीज हो सकती है। तो शॉक मीन्स सर्कुलेटरी फेलियर। ठीक है, तो अब सर्कुलेटरी फेलियर जब हो रहा है अपनी बॉडी में तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हमें ऑप्शन नंबर ए को हमें करेक्ट मानते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, अगर बॉडी में सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो टिश्यूज भी अपने प्रॉपर फंक्शंस वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो मेंटेन अचीव एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, तो हमें क्या करना है, एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन को यहाँ पे हमने अचीव करना है। तो उसके लिए हम बहुत सारे मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अचीव एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। ओके, टिश्यू परफ्यूजन करेगी तो अंदर की जो सेल्स वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी पूरी बॉडी की, और वो एक ही तरीके से कर पाएगी अगर अपनी बॉडी का हम क्या कर दें, सर्कुलेशन को अपन अच्छा कर दें। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं शॉक के टाइप्स की। जो शॉक के कुछ प्रकार के टाइप्स होते हैं अपन उनको बस डिस्कस ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उनको ब्रीफली अपन समझेंगे जब हम पर्टिकुलर टाइप्स के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट टाइप होता है अपना कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में जैसे कार्डियक जो सिस्टम है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो क्या वो सर्कुलेटरी फेलियर हो जाए, क्योंकि कार्डियक की वो अपना सिस्टम है जो क्या करवाता है, ब्लड फ्लो करवाता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। और बी के अंदर कौन सा आ जाएगा हमारा, हाइपोवोलेमिया। अपने बॉडी के अंदर जब फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली सर्कुलेटरी फेलियर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद में थर्ड हो सकता है एनाफाइलेटिक। कोई भी एलर्जिक कंडीशंस के अंदर अगर जो सर्कुलेटरी फेलियर होता है उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक। डी के अंदर हम बात कर लेते हैं सेप्टिक, मीन्स क्या हो गया, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। एंड फिफ्थ वन की अपन बात कर लेते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में मोस्टली किसको इफेक्ट डालता है, डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट डालता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाएगा तो जब अपनी बॉडी की जो बीपी वगैरह है वो फॉल हो जाएगी, तो यहाँ पे सर्कुलेटरी फेलियर की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो आंसर कौन सा रहेगा, अचीव एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मदर ऑफ ए 6 month old आस्क, एक जो 6 month old बेबी की मदर है वो पूछ रही है हमसे, हर चाइल्ड विल हैव ऑल हिज बेबी टीथ, मतलब उसके जो बच्चे के जो बेबी टीथ है, ठीक है, जो आफ्टर द बर्थ हमें जो बेबी के अंदर जो फर्स्ट टीथ अपेयर होते हैं वो कब तक कंप्लीटली अपेयर हो जाएंगे। द नर्स नोन दैट मोस्ट चिल्ड्रन हैव ऑल देयर प्राइमरी टीथ बाय एज। तो अब नर्स को पता है कि जो कौन सी एज तक जो है वो प्राइमरी टीथ है यहाँ पे कंप्लीटली अपियर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास में 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ या फिर 30 मंथ। कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट रहेगा कि कब, मतलब कौन सी एज तक जो है वो प्राइमरी टीथ कंप्लीटली बेबी के अंदर आ जाते हैं, मतलब जितने प्राइमरी टीथ होते हैं उतने के उतने नंबर यहाँ पे कंप्लीटली अपियर हो जाता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी टीथ को ही अपन क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ अपन बोलते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं फर्स्ट अपियर टीथ। सो ये कितने होते हैं नंबर में, सबसे पहली बात अपन इसके नंबर्स में देख लेते हैं कितने होते हैं। तो ये होता है 20 इन नंबर्स। यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि प्राइमरी टीथ जो होता है जो कितना होता है। दूसरा, ये 20 नंबर को अपन जैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला हमें ICPM, ठीक है। आई से हो गया हमारा इंसीजर, सी से हो गया हमारा कैनाइन, उसके बाद पी से हो गया प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। आई से हमने बेबी के अंदर कितने इंसीजर होते हैं, 2, कितने कैनाइन होते हैं बेबी के अंदर, 1, प्री मोलर एक भी नहीं होता है, एंड मोलर यहाँ पे कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो अपर जो के अंदर लोअर जो के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 20, ठीक है। सो ये 20 नंबर होते हैं एंड इंसीजर कितने होते हैं 2, कैनाइन कितना होता है 1, ये होता है प्री मोलर तो 0, नेक्स्ट मोलर कितने होते हैं 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, बेबी के अंदर कौन सा टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये यहाँ पे प्री मोलर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा इससे, फर्स्ट अपियर टीथ, ठीक है। जो आईसीपीएम के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या फिर आईसीपीएम के अकॉर्डिंग जो टीथ होते हैं उन टीथ में से फर्स्ट अपियर टीथ कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो ये टीथ होता है लोअर सेंट्रल इंसीजर, ठीक है। जो लोअर सेंट्रल इंसीजर होता है वो यहाँ पे फर्स्ट टीथ यहाँ पे अपियर होता है, और ये कितने टाइम तक हो जाता है, सो ये, ठीक है, फर्स्ट टीथ अपियर कब होता है, 6 मंथ पे, ठीक है। 6 मंथ पे अपना फर्स्ट टीथ जो है वो अपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी एज तक जो है वो प्राइमरी टीथ जो है कंप्लीटली यहाँ पे इरप्शन हो जाते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या है, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 30 मंथ जो है वो हमारे जो बेबी के अंदर क्या है, अपने जो बेबीज के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीटली यहाँ पे प्राइमरी टीथ का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा, परमानेंट टीथ से।
परमानेंट टीथ से क्या क्वेश्चन बनता है, ये अपीयर कब से शुरू होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं 6 ईयर से यहाँ पे अपीयरिंग शुरू हो जाती है परमानेंट टीथ की। और इसका जो फर्स्ट टीथ है वो कौन सा होता है, मोलर, ठीक है। तो हमारा दोनों क्वेश्चन हमने करेक्ट कर लिए हैं, तो अपने जो आंसर्स हो गया इस क्वेश्चन के अंदर 30 मंथ, ठीक है। और ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। बेबीज के अंदर यहाँ पे प्री मोलर नहीं देखने को मिलते हैं, तो ध्यान में रखना है, अपने को इनकरेक्ट नहीं करना, 20 नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एक्रोमेगली। एक क्लाइंट है जिसका एक्रोमेगली यहाँ पे कंडीशन उसको अराइज हुई है, फॉलोइंग ए ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है। यहाँ पे तो अब एक्रोमेगली के ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने क्या किया है, ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी की कंडीशन सर्जरी कर दी गई है। द नर्स शुड, तो अभी नर्स का क्या रोल है, अभी नर्स क्या करेगी। ऑप्शन हमारे पास में, मॉनिटर द क्लाइंट ब्लड शुगर, जो क्लाइंट की ब्लड शुगर है उसको मॉनिटर करेगी। सेक्शन द माउथ एंड फेरिंग्स एवरी आवरली, जो माउथ एंड फेरिंग्स का जो सेक्शन है वो करेगी एवरी आवरली। सी क्या है, प्लेस द क्लाइंट इन लो टेंडरलंगबर्ग पोजीशन, जो टेंडरलंग पोजीशन है तो उसके अंदर वो लो टेंडरलंगबर्ग पोजीशन के अंदर रखेगी पेशेंट को, या फिर एनकरेज द क्लाइंट टू कफ, नर्स जो है वो एनकरेज करेगी क्लाइंट को कि आप कफ करिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर पे जाने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्रोमेगली क्या होता है, ठीक है। एक्रोमेगली कंडीशन के अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पे एक्सेसिवली यहाँ पे क्या हो जाना, सिक्रेशन होना बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब अगर हम बात करें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकला है वो अगर इन एक्सेसिव अमाउंट के अंदर निकले, किसमें, एडल्ट में, तो इसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्रोमेगली, ठीक है। एडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल एक्सेसिवली सिक्रेट हो रहा है तो ये क्या कोज कर देगा, एक्रोमेगली कोज कर देगा। और अगर चाइल्ड के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये क्या कोज करता है, गिगेंटिज्म, ठीक है। दोनों ही कंडीशन किससे अफेक्ट होती है, ग्रोथ हार्मोन के लेवल से। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक्रोमेगली तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब इन्होंने क्या किया है, एक्रोमेगली को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या किया है, ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी की जाती है, ठीक है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो पोजीशन कहाँ होती है, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर क्या होती है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे सिचुएट रहती है। तो इन्होंने क्या किया, हाइपोफाइसेक्टोमी कर दी गई है, मतलब इस फोसा को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो अप्रोच इन्होंने कैसा किया है, अप्रोच इन्होंने लिया है ट्रांसस्पेनोइडल, ठीक है। ट्रांसस्पेनोइडल जो वे में के अंदर गए हैं, तो अब हमारा जो ट्रांसस्पेनोइडल वे कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों के डाउट रहता है कि ट्रांसस्पेनोइडल जो है वो अपना वाया द नोज अपन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्जरी करते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। तो हमारा जो ये वे किसके बीच में रहता है, ट्रांसस्पेनोइडल का, बिटवीन लिप्स एंड अपर गम, ठीक है। ये जो हमारा लिप्स है और ये हमारे जो अपर गम है, इन दोनों के बीच के अंदर से यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ट्रांसस्पेनोइडल के अंदर अपन इजीली अपन एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अपना वे हो गया, ठीक है, वाया द नोज नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो अब जब अपन ने क्या कर दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हमने रिमूव कर दिया है, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास में बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की अपने पास में क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। अब जब ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो एक्रोमेगली तो ट्रीट हो गया, बट इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी में नहीं होता है तो क्या करता है, इंसुलिन
ठीक है। इंसुलिन क्या क्या कोज करवा देगा अपनी बॉडी में, हाइपोग्लाइसीमिया कोज करवा देगा, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन भी अपना क्या करता है, ग्लूकोज के जो ग्लूकोज का लेवल जो वो बढ़ाता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन अपन जब पढ़ते हैं डाउन फिनोमिना, सोमोगी फिनोमिना, तो उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन एज ए काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन की तरह काम करके अपने मिडनाइट में अपने क्या करवाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कोज करवा देता है। तो ये तो एक दूसरी अपने जो अपना रेशनल हो गया, ठीक है। जबकि ग्रोथ हार्मोन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया भी कोज होता है जब ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी में नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इंसुलिन अपनी बॉडी में बनता रहता है, ठीक है। तो इंसुलिन पहले से हाइपोग्लाइसीमिया है, तो ये इंसुलिन क्या कर देगा, और ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया कोज करवा देगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्लड शुगर लेवल को हमें क्या करना है, रूटीनली हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है इन पेशेंट में जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने रिमूव किया है। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की हमें कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है आगे जाके। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन अगर अपन कंटिन्यूसली करेंगे तो ये कोज कर देगा ट्रोमा को, ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह करवा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर अपन कफ के लिए अपन बोलेंगे क्लाइंट को, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, कफिंग अगर बच्चा करेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे किसी भी ब्रेन वगैरह सर्जरी की हुई है, ऑब्वियसली बात है, हाइपोफाइसिस जो ब्रेन के अंदर होता है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रेन की सर्जरी की हुई है, तो यहाँ पे एक तो क्या हो सकता है, सीएसएफ लीक हो सकता है, दूसरा इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो बढ़ सकता है, ठीक है। सीएसएफ लीक होने से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है। अपन कफिंग करवाएंगे तो ये और अपने ब्रेन को प्रेशर को यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। तो अपन कफिंग के लिए उसको प्रमोट नहीं करेंगे। लो टेंडरलिंग पर पोजीशन भी अपन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्या करवा सकती है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 30 to 45 डिग्री जो है वो हेड ऑफ द बेड को अपन एलिवेट करके रखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्लाइंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड लिसिनोप्रिल, ठीक है। एक क्लाइंट को क्या किया गया, लिसिनोप्रिल प्रिस्क्राइब की गई है, जो क्या ट्रीट कर रही है, हाइपरटेंशन को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लिसिनोप्रिल किसके लिए काम में आती है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम आती है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ठीक है। अब जब लिसिनोप्रिल अपन मेडिकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, तो इस कंडीशन में नर्स क्या असेस करेगी कि लिसिनोप्रिल की वजह से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है अपनी बॉडी में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी दूसरे क्वेश्चन से ज़्यादा होती है, इन टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास में हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कम होना, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल कम होना, हाइपर कैलेमिया, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, या फिर हाइपर मैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाना। तो लिसिनोप्रिल की वजह से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, हाइपर टेंशन, ठीक है। हाइपर टेंशन क्या होता है ये अपन पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले हमारी जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mm of Hg, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो स्टेज जब अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ता है तो अगर कितना बढ़े, ये हो गया हमारे पास में 121/81 to 139/89। तो अगर इस रेंज के बीच में रहे तो इसको हमने क्या बोला, प्री हाइपरटेंशन स्टेज, ठीक है। ये हमारी कौन सी स्टेज होगी, प्री हाइपरटेंशन वाली स्टेज होगी। तो इसके अंदर अपन किसी प्रकार की अपन मेडिकेशन नहीं लेते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल को अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन अपन करके इस प्री हाइपरटेंशन वाली स्टेज को अपन ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास में स्टेज आती है 140 टू लेके 160/90 to 90, ठीक है। ये वाली स्टेज कौन सी हो गई, फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपर टेंशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपर टेंशन। इसके बाद में अगर ये यहाँ पे अपन ने कंट्रोल नहीं किया है तो ये क्या हो जाएगा, 160/180/90/100। तो ये वाली स्टेज कौन सी हो गई, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज हाइपर टेंशन, ठीक है। अब यहाँ भी अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया है, वो इफेक्टिव नहीं रहा पेशेंट को, तो पेशेंट किस में चला जाएगा, पेशेंट की बीपी हमारे पास में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगी 180/100। तो इस स्टेज को अपन ने क्या बोला, हाइपर टेंशन क्राइसिस, ठीक है। ये कौन सी स्टेज होगी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस की स्टेज होगी। तो यहाँ पे दो प्रकार की हमें कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहली कंडीशन तो देखने को मिलती है अर्जेंट, दूसरी कंडीशन देखने को मिलती है इमरजेंट। अर्जेंट की कंडीशन में कोई भी प्रकार का हमें ऑर्गन फेलियर
नहीं देखने को मिलता है। तो ये कौन सी स्टेज होगी? अर्जेंट स्टेज, मतलब हाइपरटेंशन क्राइसिस तो हो रहा है बट हमारा ऑर्गन फेलियर क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। इमरजेंट की कंडीशन में हमारे क्या हो रहा है? ऑर्गन फेलियर की होना कंडीशन शुरू हो गई है, मतलब क्या हो गया? रेटिनोपैथी वगैरह हो गई है। ठीक है, तो ये अगर ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो रही तो वो कौन सी हो जाएगी? इमरजेंट कंडीशन आ जाती है और अर्जेंट कंडीशन। ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन क्राइसिस। तो हाइपरटेंशन क्राइसिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? तो ये होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोडियम नाइट्रोसुप्राइड। ठीक है, सोडियम नाइट्रोसुप्राइड कौन सी ड्रग होती है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा हाइपरटेंशन से रिलेटेड अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब एग्जाम में अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाइपरटेंशन के लिए हमने क्या लिया? लिसिनोप्रिल लिए। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को अपन क्या बोलते हैं? सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर भी अपन बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर है, CHODS एग्जाम में पूछते हैं। तो लिसिनोप्रिल क्या काम करती है? लिसिनोप्रिल एक प्रकार की क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है लिसिनोप्रिल। ठीक है, तो ये कहाँ अफेक्ट करती है? ये अफेक्ट डालती है ACE इनहिबिटर। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ये क्या करती है? इनहिबिट करती है, जिससे क्या हो जाता है? सबसे पहले अपन नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं। जो ऐसी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो आगे जाके कहाँ हेल्प करता है? रास सिस्टम पे। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिल एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये हो गया हमारा रास सिस्टम। रास सिस्टम क्या काम करता है? ये करता है होल्ड सोडियम एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन को अपन क्या बोलते हैं? मिनरलोकोर्टिकोइड। तो मिनरलोकोर्टिकोइड क्या करता है? सोडियम एंड वाटर को होल्ड करके रखता है एंड पोटेशियम को ये क्या करता है? एक्सक्रिएट करता है। ठीक है, तो अपनी ड्रग कौन सी हो गई? ऐसे इनहिबिटर। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इसने क्या कर दिया है? इनहिबिट कर दिया है। तो ये रास वाला सिस्टम यहाँ पे फॉलो नहीं होगा एंड वाटर एंड सोडियम का लेवल भी यहाँ पे होल्ड नहीं होगा। तो अपनी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? वॉल्यूम लॉस देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम लॉस देखने की मदद से आपने हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट भी अपन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अगर अपनी बॉडी में अगर हाइपर वॉल्यूम होता है तो वहाँ पे हाइपरटेंशन की कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वॉल्यूम लॉस हो गया तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? सोडियम एंड वाटर का भी यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे लिसिनोप्रिल के साथ में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है? ठीक है, अब सोडियम एंड वाटर का लॉस तो हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है? हाइपर कैलेमिया हो रहा है। ठीक है, सोडियम एंड वाटर का तो लॉस हो ही रहा है, उसके साथ में हाइपर कैलेमिया हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इनहिबिटर है रास सिस्टम से एल्डोस्टेरोन ने भी यहाँ पे फंक्शन करना बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे इन कंपेरेटिवली सोडियम से ज़्यादा हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे पोटेशियम को हमें यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे क्या असेस करना है? हाइपर कैलेमिया की कंडीशन को हमें यहाँ पे असेस करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपर कैलेमिया यहाँ पे इन कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे सोडियम तो एक्सक्रीट हो रहा है, मतलब हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। बट सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है? जब अपन रास सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है? सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि रास सिस्टम एक्टिव रहता है। आपने इसको ड्रग को दी तो मतलब क्या हो गया? जो बढ़ा हुआ सोडियम का लेवल है वो ही यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है? कम हो रहा है इन कंपेरेटिवली टू यहाँ पे हाइपर कैलेमिया उससे ज्यादा हो रहा है। तो मतलब हमारा जो प्रायोरिटी ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर कैलेमिया। ठीक है, तो हमें साथ साथ में हमें हाइपर कैलेमिया हो रहा है, तो हाइपर कैलेमिया के साथ साथ में क्या होता है? पोटेशियम इक्वल टू कैल्शियम। ठीक है, अगर पोटेशियम बढ़ रहा है हमारी बॉडी में तो उस कंपेरेटिवली हमारे पास बॉडी में कैल्शियम भी बढ़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी जो मैकेनिज्म्स होती है जिसके अगर पोटेशियम बढ़ रहा है तो ये हमारा कैल्शियम की अमाउंट भी बढ़ती है। तो हाइपर कैल्शियमिया भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हाइपोकैल्शियमिया दिखा है तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया होता है बट इन कंपेरेटिवली हाइपर कैलेमिया का लेवल ज़्यादा होता है। तो जो पोटेशियम एक इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि अगर पोटेशियम टॉक्सिसिटी के अंदर अपन डायलिसिस भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइपर मैग्नीशियमिया। तो यहाँ पे हाइपोमैग्नीशियमिया होता है क्योंकि कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो मैग्नीशियम का लेवल कम देखने को ही मिलता है अपनी बॉडी के अंदर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में कवर करते हैं। ठीक है, सो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट है। अपन जो लिसिनोप्रिल ड्रग है ये किस किस प्रकार की ड्रग है? सबसे पहले तो ये एग्जाम में आ चुका है एसीई इनहिबिटर। एसीई नॉर्मल जो फंक्शन क्या होता है? एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का ये रास पे इफेक्ट डालता है, बाकी सारे इफेक्ट डालता है। जबकि अब हमने क्या कर दिया? इसको इनहिबिट कर दिया, तो ये सारी चीजें जो है वो फॉलो नहीं होगी। और ये कौन सा सिस्टम क्या फॉलो हो जाएगा हमारी बॉडी में? हाइपर कैलेमिया। ठीक है, यहाँ तक की सिस्टम, यहाँ तक का जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया हो ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टर्म सिफेलोकोडल मीन्स। सिफेलोकोडल मीन्स का क्या मतलब होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेंटर टू मिडलाइन,
इन्फेंसी टू एडोलेसेंस या फिर हेड टू टेल। सिफेलोकोडल का मतलब क्या होता है? सिफेलोकोडल, दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये दोनों ही हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक टर्म तो हमें मिल गई सिफेलोकोडल, दूसरी कौन सी होती है? प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, अपनी बॉडी के ये दोनों ही क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये अपनी बॉडी का अगर किसी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना है तो ये कौन से वे में होता है? सबसे पहले सिफेलोकोडल, उसके बाद में प्रोक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकोडल का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो हेड टू टेल। ठीक है, सिफेलोकोडल, सिफेलो का मतलब क्या हो गया? हेड, एंड कोडल का मतलब हो गया टेल। तो अगर बेबी का जो डेवलपमेंट नॉर्मली कैसा होता है? सिफेलोकोडल होता है। मतलब सबसे पहले क्या डेवलप होगा? हेड यहाँ पे डेवलप होगा, उसके बाद में क्या डेवलप होगी? चेस्ट यहाँ पे डेवलप होगी, उसके बाद में क्या डेवलप होगा? लेग्स वगैरह ये चीजें जो डेवलप होती है। इसीलिए यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर जो हेड की जो होल्डिंग है बेबी के अंदर यहाँ पे जल्दी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो खुद का जो हेड का मूवमेंट कराना बेबी जल्दी शुरू कर देता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट पहले, जो चीज पहले डेवलप होगी उसका मैच्योरेशन भी पहले होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल का क्या मीन्स हो गया हमारा? सेंड मिड लाइन टू लेटरल। ठीक है, मतलब मीडियल टू डिस्टली। ठीक है, मिड लाइन टू डिस्टली। ठीक है, ये हमारा मिड लाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे इधर का जो मेच्योर होना शुरू होता है, उसके बाद में जो डिस्टली जो ऑर्गन्स वगैरह है वो सारी चीजें वो मेच्योर होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो गया? हेड टू टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच डिजीज कंडीशन ए बूट शेप हार्ट इज सीन इन चेस्ट एक्सरे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, नोट सेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन है कि कौन सा क्या क्वेश्चन है? बूट शेप हार्ट जो है वो कौन सी चेस्ट एक्सरे में दिखाई देता है? ठीक है, हार्ट की कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है? ऑप्शन हमारे पास में है पैटेंट डक्टस एट्रियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, या फिर टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट। तो कौन सी कंडीशन में जो बूट शेप हार्ट हमें देखने को मिलता है? कौन सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा इसके अंदर? अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो ये जो बूट शेप हार्ट है ये किस प्रकार की कंडीशन में देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर। ठीक है, जो डिजीज जो है बाई बर्थ यहाँ पे प्रेजेंट होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहला टाइप कौन सा हो गया? साइनोटिक। सेकेंड टाइप कौन सा हो गया? एसाइनोटिक। एंड थर्ड टाइप कौन सा हो गया? ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड के बारे में अपन ने प्रीवियस जो एमसीक्यू सेशन था उसके अंदर पढ़ाई था। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? कोएक्शन ऑफ आउटा। ठीक है, कोएक्शन ऑफ आउटा के अंदर क्या पढ़ा था हमने? आउटा की क्या हो जाना? नेरोविंग हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अपर बॉडी के अंदर तो हाइपरटेंशन, एंड लोअर बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे क्या देखने को? हाइपरटेंशन मींस अपने जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जो वीक पल्स नहीं मिलती है, जो हेवी पल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। लोअर बॉडी में जो पल्स है वो वीक हो जाती है। ठीक है, अपर बॉडी में स्ट्रॉन्ग पल्स, लोअर बॉडी में वीक पल्स। ठीक है, क्यों क्या हो रहा है? जो जहाँ पे नेरो हो रहा है, नेरो होने के बाद में नीचे की साइड में ब्लड सप्लाई जो है वो स्लो होती है, एंड अपर साइड में यहाँ पे प्रेशर राइज हो जाएगा, तो अपर बॉडी में जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, जो प्रेशरफुल यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलेगी। तो अभी अपन डिस्कस हो गए हमारे 3 टाइप की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब अपन 1 बाय 1 इनको क्या करें? डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या हो रहा है? इम्प्योर ब्लड मिक्स विथ प्योर ब्लड। ठीक है, ऐसी डिसऑर्डर जिसमें इम्पेयर ब्लड मिक्स हो रहा है हमारा प्योर ब्लड के अंदर। तो ये कंडीशन कौन सी? अगर इम्पेयर ब्लड के अंदर क्या है? डिक्रीज क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर ये मींस डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज CO2। अगर CO2 वाला ब्लड जो है वो O2 वाले ब्लड के अंदर मिल जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? O2 का लेवल कम हो जाएगा। तो जो बॉडी के अंदर कैसा ब्लड सर्कुलेट होगा? CO2 वाला। तो ये क्या कोज कर देगा? बॉडी के अंदर साइनोसिस कोज कर देगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ टाइप होते हैं, ये अपन पढ़ लें। सबसे पहला इसके अंदर टाइप होता है वो होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। दूसरा टाइप हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ग्रेट आर्टरीज मीन्स आर्टा एंड जो पल्मोनरी वेन्स वगैरह होती है।
तो उनका अगर ट्रांसपोजिशन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अरोटा की जगह पल्मोनरी वेन्स वगैरह वहाँ पे अटैच हो रही है, तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। एंड फोर्थ वन इसके अंदर कौन सी होती है, ट्रंकस आर्टियोसस। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन क्या कोज करवाएगी, साइनोसिस बॉडी के अंदर कोज करवाती है। ठीक है, तो इसका भी एक वे होता है कैसे किस प्रकार से हमारी बॉडी में साइनोसिस वगैरह होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिल गया हमें, पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल प्लस पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो वहाँ पे जो वाल होता है, वाल का यहाँ पे क्या होता है, स्टेनोसिस होता है। ठीक है, तो अब वाल के स्टेनोसिस की वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी क्यों देखने को मिली यहाँ पे, ये हमारे हो गया हार्ट का चारों चैम्बर हो गए और यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। ठीक है, तो अब जब पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आगे जा नहीं रहा है, बट ऊपर से यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्लड आ रहा है, बट ये स्टेनोसिस की वजह से यहाँ पे ब्लड कंटिन्यू यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है। मीन्स क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल की क्या हो गई, हाइपरट्रोफी हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई तो यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल गया। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, जो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, सेप्टम होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ पे इसकी क्या ओपनिंग हो जाएगी। मीन्स क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड मिक्स टू प्योर ब्लड। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा यहाँ पे लास्ट वन क्या होता है, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा। तो जहां से वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है वहीं से क्या हो जाता है, अओर्टा का जो वो अराइजेशन शुरू हो जाता है। मीन्स तो यहाँ से अओर्टा क्या करेगी, जो इम्प्योर ब्लड है उसको यहाँ पे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, तो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे साइनोसिस की कंडीशन यहाँ पे कोज हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी बॉडी में जो है वो टेट्रालॉजी और फोलेट वगैरह ये चीजें जो है वो अपने अफेक्ट डालती है अपनी बॉडी में। इस प्रकार से ये साइनोसिस कोज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल की अब यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो गई है। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, जैसे इसका शेप कैसा हो गया, बूट जैसे शेप का हो गया। तो हमारा ऑप्शन, और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी किसके अंदर होती है, ये टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट के अंदर। इस वजह से सब चीजें अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट में क्या हो रहा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड, और उसके बाद में फोर्थ, लास्ट में क्या हो रहा है, साइनोसिस। ठीक है, तो ये टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया हो बूट शेप हार्ट कहाँ देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे साइनोसिस की कंडीशन अराइज हो गई है। तो अब साइनोसिस की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, जो बेबी के कैसा हो जाएगा, ब्लू बेबी। ब्लू बेबी नहीं बोल के अपन इसको क्या बोलते हैं, टेट स्पेल। तो टेट स्पेल की कंडीशन कैसी होती है, साइनोसिस वाली स्टेज होती है। तो इसके अंदर अपन बेबी को कौन सी पोजीशन देते हैं, इसके अंदर अपन बॉडी पोजीशन देते हैं अपन कौन सी, नी चेस्ट। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है, तो हो सकता है आपके आगे एग्जाम में पूछा जाए। दूसरा बात, ये आपने ऑब्स्ट्रक्टेड के बारे में बात कर ली, आपने बात कर ली साइनोटिक के बारे में। अभी दूसरा कौन सा बचा, एसाइनोटिक। ऐसा जो ऐसी डिफेक्ट जो साइनोसिस बॉडी के अंदर कोज नहीं करवाती है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लेफ्ट ब्लड मिक्स टू राइट साइड। मतलब लेफ्ट वाला ब्लड तो प्योर होता है, लंग से जो ऑक्सीजनेटेड होके आता है। तो ये लेफ्ट वाला ब्लड किसमें, राइट में मिक्स हो रहा है, तो मतलब ये साइनोसिस कोज नहीं करवाएगा। तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं ये अपन पढ़ लेते हैं। इसके अंदर भी 4 टाइप देखने को मिलते हैं, 3 टाइप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा हो गया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंड थर्ड हो गया हमारे पास में पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन किसमें आती है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में। सबसे पहले एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस कहाँ होता है, अओर्टा एंड जो पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। दूसरा यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये अपन ने अभी पढ़ाई था। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट किसमें होता है, एसाइनोटिक में भी होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी कौन सी होती है, तो ये है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो ये कौन सी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसी के साथ ही अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन में पूछा गया है,
द प्राइमरी कोज ऑफ एनीमिया इन ए क्लाइंट विथ क्रोनिक रिनल फेलियर। क्रोनिक रिनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर जो एनीमिया होता है उसका प्राइमरी कोज क्या है? ऑप्शन हमारे पास में पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो पुअर हो जाता है। बी, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सी, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाना। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट इरिथ्रोपोइटिन, जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो कहाँ से सिक्रेशन होता है? रीनल सिस्टम से अपना देखते हैं, रीनल सिस्टम में अपन पढ़ते हैं इरिथ्रोपोइटिन, तो उसकी इनसफिशियंसी हो जानी। इनमें से क्या रीजन से पेशेंट को हो रहा है एनीमिया? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं किसको? एनीमिया को। तो एनीमिया के अंदर क्या होता है? डिक्रीज रेड ब्लड सेल, ठीक है। आरबीसी का अगर लेवल अपनी बॉडी में कम हो जाता है तो सिंपल लैंग्वेज अपन इसको बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है वो एनीमिक है। तो आरबीसी अपनी बॉडी के अंदर क्या करवाती है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाती है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इन दोनों को मिक्स में अपन ने क्या बोल दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अपनी बॉडी में जब आरबीसी की कमी होती है तो ये क्या कोज करवाती है? एनीमिया कोज करवाती है। तो आगे जाके ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी कम हो जाती है, ठीक है। सो अब अपनी बॉडी में अपन डिस्कस कर लेते हैं आरबीसी बनती कैसे है, ठीक है। आरबीसी बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? आरबीसी की कमी हो रही है, तो हमें अब थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई आरबीसी कैसे बनती है। तो इरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी का बनना, ठीक है। पोइसिस कहीं भी लगता है तो मतलब वो क्या होता है कि बनाना, ठीक है, न्यू थिंग्स बनना, इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस में कहाँ होता है इरिथ्रोपोइसिस? तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इससे, इरिथ्रोपोइसिस अगर एडल्ट में होना हो तो एडल्ट में कहाँ पे होता है? ये बोन मेरो में। तो बोन मेरो में भी कौन से बोन मेरो में? तो बोन मेरो में भी रेड बोन मेरो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई इरिथ्रोपोइसिस है वो एम्ब्रियो में बताओ, तो एम्ब्रियो के अंदर इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होता है? ये अलग होता है, ये होता है योक सैक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिनर आपसे और जगह पूछ ले कि भाई आप तो चलो ठीक है अपने एम्ब्रियो का बता दिया, अब आप फीटस का बताओ, तो फीटस में इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है? लीवर एंड स्प्लीन में, ठीक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं, ठीक है। सो अब रेड बोन मेरो के अंदर क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा? इरिथ्रोसाइड जो है आगे बनती है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में ये क्या बन जाता है? इस यहाँ पे इरिथ्रोसाइट। सो नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछी जाती है इसकी? यहाँ पे स्टेज कितनी होती है? तो मेनली यहाँ पे कितनी स्टेज अपन पढ़ते हैं? 5 स्टेजेस अपन पढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट कौन सी होती है? रेटिकुलोसाइट। जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है अपन उन्हीं को डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? इरिथ्रोसाइट कौन सी होगी? आरबीसी, ठीक है। सो रेटिकुलोसाइट से क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे पहले तो रेटिकुलोसाइट से क्वेश्चन बनता है कि रेटिकुलोसाइट को मैच्योरेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? रेटिकुलोसाइट के मैच्योरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है फोलिक एसिड, दूसरा साइनोकोबालामिन, ठीक है। अब ये दोनों को मैच्योर होने के बाद में हमने इसको क्या बोल दिया? आरबीसी, ठीक है। अब रेटिकुलोसाइट में एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? रेटिकुलोसाइट कैसा होता है? न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट होती है वो नो न्यूक्लियस, कोई भी प्रकार यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि रेटिकुलोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी की कौन सी स्टेज में न्यूक्लियस रहता है? तो रेटिकुलोसाइट तक न्यूक्लियस रहता है, बट एरिथ्रोसाइट में आगे मैच्योरेशन के बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है? न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैच्योरेशन होता है किसकी वजह से? मैच्योरेशन होता है फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन की वजह से, ठीक है। तो अब आरबीसी का डेवलपमेंट कितने दिनों में होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आरबीसी का डेवलपमेंट कितने दिनों में होता है? तो ये होता है मेनली 7 डेज के अंदर। 7 डेज में से 5 डेज तो क्या कितना कहाँ होता है इसका? डेवलपमेंट में, प्लस 2 डेज ये काम होता है इसके अंदर मैच्योरेशन में, ठीक है। मैच्योरेशन कौन करवाते हैं? फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन। मैच्योरेशन के बाद में क्या बन जाती है? ये एरिथ्रोसाइट मतलब मैच्योर आरबीसी। तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं, तो 120 डेज, ठीक है। हमने आरबीसी के बारे में छोटा मोटा जो है हमने क्वेश्चंस वगैरह हमने सोल्व कर लिया। सो अब अगर हमारे पास में क्या है? इरिथ्रोपोइटिन नहीं है, मीन्स इरिथ्रोपोइटिन को किसने कहाँ बनता है? ये बनता है रीनल में, नेफ्रॉन में, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है? नेफ्रॉन से बनता है। नेफ्रॉन में भी कहाँ पे? इंटरस्टिशियल
सेल, ठीक है। नेफ्रॉन की इंटरस्टिशियल सेल से क्या सीक्रेट होता है? इरिथ्रोपोइटिन। तो अब यहाँ पे क्रोनिक रिनल फेलियर में यहाँ पे नेफ्रॉन वगैरह यहाँ पे क्या डैमेज होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, मतलब नेफ्रॉन वगैरह डैमेज हो गए तो हमें क्या हो गया, इनसफिशिएंट इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन आगे जाके किस में हेल्प करता है? आरबीसी के डेवलपमेंट में, ठीक है। आरबीसी के डेवलपमेंट में क्या हेल्प करता है? इरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है। तो मीन्स क्रोनिक रिनल फेलियर में जो नेफ्रॉन वगैरह है वो उनके डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर उनको वो जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी का डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, इनसफिशिएंट इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन किस में हेल्प करता है? आरबीसी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो हो गया अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, और हमने इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग और अदर जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं उनको भी हमने सोल्व करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एक क्लाइंट जो है वो एडमिट हुआ है, उसको क्या डायग्नोस हुआ है? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो मतलब थायराइड जो हार्मोन है उनको यहाँ पे क्या डिफिशियंसी देखने को मिली है। एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ क्लाइंट वुड रिवील। तो यहाँ पे क्लाइंट का इनिशियल असेसमेंट क्या हो सकता है? ऑप्शन हमारे पास में, स्लो पल्स रेट कम हो जाना, वेट लॉस हो जाना, डायरिया होना, कार्डियक फेलियर होना। मतलब यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म का इनिशियल असेसमेंट मतलब साइन सिम्टम पूछे आपसे। ऑप्शन बी क्या है? वेट गेन होना, लेथार्जी, स्लो स्पीच एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट। सी क्या है? रैपिड पल्स, कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर बल्जिंग ऑफ आइज देखने को मिलता है, या फिर ऑप्शन डी क्या है? डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, वेट लॉस एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन। क्या कौन सा ऑप्शन है वो हाइपोथायरॉयडिज्म को सजेस्ट करता है कि हाँ ये जो साइन सिम्टम्स वगैरह हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किसके हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सो हाइपोथायरॉयडिज्म किस प्रकार की डिसऑर्डर है, कौन सी ग्लैंड की डिसऑर्डर है? तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी डिसऑर्डर है? थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर है, ठीक है। किसकी डिसऑर्डर है? थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर दो प्रकार के सेल्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में दो प्रकार की सेल देखने को मिलती है। फर्स्ट सेल होती है वो कौन सी है? फॉलिकुलर सेल। एंड सेकंड सेल है वो कौन सी है? पैरा फॉलिकुलर सेल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड में कौन सी सेल होती है? फॉलिकुलर एंड पैरा फॉलिकुलर। फॉलिकुलर सेल होती है वो क्या सीक्रेट करती है? ये करती है ट्राई आयोडोथायरिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, ठीक है। ये T3 T4 को यहाँ पे क्या करती है? सीक्रेट करती है। एंड जो दूसरा पैराफेलिकुलर है, ये एग्जाम में मतलब दोनों क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बट पैराफेलिकुलर का भी एग्जाम में पूछते हैं। तो ये क्या सीक्रेट करती है? ये करती है कैल्सिटोनिन को, ठीक है। कैल्सिटोनिन सीक्रेशन कहाँ होता है? पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे TSH किससे सीक्रेट होता है? ठीक है, आप सभी के माइंड में आया होगा कि भाई पैराफेलिकुलर से कैल्सिटोनिन और TSH निकलते होंगे। तो TSH क्या हो गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो कोई भी अपने बॉडी में किसी प्रकार का भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर सीक्रेशन होता है तो ये किससे होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH निकला, तो फिर TSH ने कहाँ एक्ट किया? थायराइड ग्लैंड से। तो इन्होंने इसने क्या किया? आगे जाके T3 T4 को सीक्रेशन आगे जाके हेल्प करवाता है, ओके। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि T3 एंड T4 को बनने में कौन से इलेक्ट्रोलाइट की हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है? तो T3 T4 को बनने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की, ठीक है। इसलिए अपन थायराइड ग्लैंड में अपन जो थायराइड डिसऑर्डर्स होती है उसमें आयोडीन अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सो अब अपन बात कर लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है? डिक्रीज द लेवल ऑफ T3 T4, ठीक है। T3 T4 किस प्रकार के हार्मोन है? ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। T3 T4 किस प्रकार के हार्मोन है? मेटाबॉलिक हार्मोन है। तो मेटाबॉलिक हार्मोन जो अपनी बॉडी में होती है, तो मेटाबॉलिक हार्मोन क्या करवाते हैं? मेटाबॉलिज्म, अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। अपनी बॉडी में जब मेटाबॉलिक हार्मोन ही कम है तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया। अब अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया तो अपने बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डिक्रीज ब्लड
प्रेशर, ठीक है। अपने मेटाबॉलिज्म जब अपनी बॉडी में कम होता है तो अपनी बॉडी का हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, डिक्रीज गट मोटिलिटी। अगर अपनी बॉडी में जब गट मोटिलिटी डिक्रीज हो गई तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म कम हो गया, तो ये डायरेक्टली अपन इफेक्ट डालेगी किसके, गट की मोटिलिटी पे। तो गट मोटिलिटी भी कम देखने को मिलती है तो पेशेंट को क्या इफेक्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर कॉन्स्टिपेशन डिक्रीज मेटाबॉलिज्म हो गया तो जो भी वो खाएगा वो प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी वेट जो है वो पेशेंट का वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्किन कैसी हो जाएगी उसकी, पेशेंट की थिक स्किन हो जाएगी, हैवी वॉइस हो जाएगी, यहाँ पे पेशेंट की हैवी वॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बॉडी वेट अगर बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे डिक्रीज मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है अपनी बॉडी में, तो यहाँ पे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर भी है वो भी क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलता है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। मतलब आप सभी एक जो साइंस सिम्टम आते हैं ना, इन सबको एक दूसरे से को रिलेट करके आप समझना सीखें। अगर आप को रिलेट करके समझोगे तो आपका जो टॉपिक भी एकदम ईजी से कवर हो जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो अब अगर मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट कैसे होते हैं, कोल्ड इंटॉलरेंस, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये साइंस सिम्टम से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कोल्ड इंटॉलरेंस किस में होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, हीट इंटॉलरेंस किस में होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, ठीक है। इनके अपोजिट साइन आप हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर देख सकते हो, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है। तो अभी अपन वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ऊपर। हमने जैसे इसके साइन सिम्टम पढ़ लिया, तो अभी अपन पढ़ सकते हैं कि स्लो पल्स रेट तो देखने को मिलती है, ठीक है। वेट लॉस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इस वजह से वेट कैसा होता है, इंक्रीज होता है। तो ये तो ऑप्शन हमने एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन गया है वेट गेन, जी हाँ वेट गेन होता है यहाँ पे। लिथार्जी की कंडीशन भी देखने को मिलती है, स्पीच भी यहाँ पे स्लो हो जाती है क्योंकि वॉइस जो है वो हैवी होती है, ठीक है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जी हाँ हमने पढ़ाई था मेटाबॉलिज्म कम तो रेस्पिरेटरी रेट भी कम, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो गया, पूरा जो है वो करेक्ट बैठता है हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है आगे भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ और इससे भी अच्छा हो। रैपिड पल्स, जी नहीं रैपिड पल्स नहीं मिलता है, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जी हाँ बॉडी टेम्परेचर कम मिलता है जबकि वेट लॉस कम नहीं मिलता है, ओके। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर देने एक्सक्लूड करते हुए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगे तो उसको एक्सक्लूड करते हुए उनके आंसर को अपन निकालो, ठीक है। लास्ट के 2 ऑप्शन बचते हैं, फिर उनमें और ईजी रहता है हमें सोचने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया हो हाइपोथायरॉयडिज्म। इसी के अपोजिट क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आपको दोनों में से एक समझ में आ गया तो इजीली आप क्या कर सकते हो, दूसरे को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूबॉर्न वेट इज 7 पाउंड एट बर्थ, एट 6 मंथ ऑफ एज द इन्फेंट कुड बी एक्सपेक्टेड टू वेट। तो ये 8-6 मंथ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया सिंपल लैंग्वेज में कि एक जो बच्चा है वो 8 बर्थ पे कितने वेट का है, 7 पाउंड का वेट का उसका वेट है, तो उसका 6 मंथ पे उसका वेट कितना हो जाएगा। तो आप सभी को पता है बर्थ वेट डबल कब होता है, 5 to 6 मंथ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन में क्या है 7 मंथ, तो डबल कब हो रहा है 5 to 6 मंथ में, और क्वेश्चन में पूछा गया 6 मंथ, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14 पाउंड्स, ठीक है। 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 14 पाउंड। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे कि बर्थ वेट डबल कब होता है, ऑप्शन में आपको मिले 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट करना है, 5 मंथ, ठीक है। 5 मंथ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्थ वेट जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। बर्थ वेट को असेस करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, एक तो हमारे पास में हो गया वेइंग मशीन, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, साल्टर स्केल। साल्टर स्केल किस में यूज में लेते हैं, कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। और स्टेडियोमीटर अपन किसके अंदर यूज में लेते हैं, हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही अपनी क्लास को अपन आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और आशा करता हूँ कि आज की क्लास को आपको काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हो, आपके अच्छे से समझ में आया, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हुए हों। फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। आप बिना लाइक किए चले जाते हैं तो उससे क्या है कि हम भी थोड़े और ज़्यादा हमें मोटिवेशन चाहिए होता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, और लाइक टू द चैनल। एंड क्लास को कंप्लीट करने से पहले मैं बताऊंगा कि हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जो कि आरएमएल के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो आप उनको भी बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना सकते हो। साथ साथ में हम जो पीजीआई नोटसेट एंड एसजीपीजीआई के लिए भी हम टेस्ट सीरीज रन करवा रहे हैं, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो उनको भी आप बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।